हेलो एवरीबॉडी। कल इवनिंग में आप सभी ने न्यूज़ में सुना होगा या आज के न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस के एक लीडर हैं और भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक रोड रेज मामले में 1 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट कठोर सजा सुनाई गई है। सो आइए जानते हैं कि ये नवजोत सिंह सिद्धू का पूरा मामला क्या है। एक्चुअली 1988 में पंजाब के एक व्यक्ति गुरनाम सिंह की रोड रेज इंसिडेंट में डेथ होती है और उस केस में नवजोत सिंह सिद्धू को दोषी पाया जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू का दोष क्या मानती है कोर्ट कि इसने गुरनाम सिंह को वॉलंटरली हर्ट किया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। सो दिस इज द यू कैन से ऑफेंस ऑफ नवजोत सिंह सिद्धू, राइट। सो ये केस चलता चलता सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट इस केस के ऊपर अपना वर्डिक्ट देती है, जिसके अकॉर्डिंग नवजोत सिंह सिद्धू को 1,000 रुपए का जो फाइन है वो सुनाया जाता है। दो इस केस में मैक्सिमम 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती थी नवजोत सिंह सिद्धू को, बट सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये इम्प्रिजनमेंट नहीं दी मिस्टर नवजोत सिद्धू को, ओनली फाइन ही किया, राइट। तो उसके बाद गुरनाम सिंह की फैमिली ने एक रिव्यू पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उस रिव्यू पिटीशन के ऊपर सुनवाई करते हुए कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भारत की सर्वोच्च अदालत ने नवजोत सिद्धू को 1 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट सुनाई है इसी केस में। सो अब है कि कौन से लॉ के अंडर नवजोत सिद्धू की कन्विक्शन हुई, नवजोत सिद्धू को कन्विक्ट किया गया। ये आईपीसी का सेक्शन 323 है, जो कि अगर कोई पर्सन किसी पर्सन को वॉलंटरली हर्ट करता है तो उस केस में पुनिशमेंट क्या होगी, ये सेक्शन उससे डील करता है। सो सेक्शन 323 के अकॉर्डिंग ऐसे व्यक्ति को मैक्सिमम 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट मीन्स जेल, या मैक्सिमम 1,000 रुपए का फाइन, या दोनों इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन हो सकते हैं, राइट। सो अब नवजोत सिंह सिद्धू के पास कौन कौन सी लीगल ऑप्शंस बचती हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के पास बहुत ज़्यादा लीगल ऑप्शंस नहीं बची, क्योंकि ये जो मामला है ये पहले ही भारत की सर्वोच्च अदालत द्वारा डिसाइड किया गया है, और ये ऑलरेडी एक रिव्यू पिटीशन थी जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए नवजोत सिद्धू को 1 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट सुनाई है। अब नवजोत सिद्धू के पास एक ही ऑप्शन बचती है, वो है कि क्यूरेटिव पिटीशन है जो वो सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू डिसीजन के अगेंस्ट डाल सकता है सुप्रीम कोर्ट में। आइए जानते हैं कि ये क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है, राइट। जब किसी व्यक्ति की कन्विक्शन होती है, तो फाइनल कन्विक्शन होती है, ओके, तो उसके पास और कोई ऑप्शंस जैसे रिव्यू पिटीशन वगैरह की नहीं बचती। तो उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो अलाउ की जा सकती है किसी पर्सन को, राइट। सो इट इज नॉट ए मैटर ऑफ लॉ, it will be decided by the Supreme Court whether to allow the curative petition or not, right? So जब ये curative petition सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देती है तो ये यूजुअली जजेस के द्वारा चैम्बर्स के अंदर ही सुनी जाती है। तो ऐसे केसेस में ओपन कोर्ट नहीं होती। यस, बट अगर एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट के पास आती है कि इस क्यूरेटिव पिटीशन को ओपन कोर्ट में सुना जाए, और अगर सुप्रीम कोर्ट उसको सही मानती है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई ओपन कोर्ट में भी अलाउ कर सकती है, राइट। सो क्यूरेटिव पिटीशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है
to ensure that there is no miscarriage of justice, right? कंप्लीट जस्टिस देना इंडिविजुअल को, ये हमारी न्याय प्रणाली का दायित्व बनता है. सो दैट इज वाई एक तो इस चीज को इंश्योर करना है. दूसरा है टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस. जो किसी मामले में पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, उस प्रोसेस को सही से फॉलो किया जाना चाहिए. उस प्रोसेस को अब्यूज नहीं की यू कैन से किया जाना चाहिए. सो इस चीज को इंश्योर करना होता है, और इन दोनों पर्पसेस को इंश्योर करने के लिए जो क्यूरेटिव पिटीशन है इसकी व्यवस्था की गई है. सो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहली बात ये है कि क्यूरेटिव पिटीशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही अप्लाई की जा सकती है. दूसरी बात है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्यूरेटिव पिटीशन की कोई व्यवस्था नहीं है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस क्यूरेटिव पिटीशन, जिसको हम उपचारात्मक पिटीशन भी कहते हैं, इसके ऊपर साइलेंट है. राइट. सो जो क्यूरेटिव पिटीशन को जब कोर्ट डिसाइड करती है, तो एक पहले केस आया था सुप्रीम कोर्ट में जिसको रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस कहते हैं. 2002 का ये केस है. सो उस केस में जो प्रिंसिपल्स डिसाइड किए थे कोर्ट ने, सो उन प्रिंसिपल्स के बेसिस के ऊपर क्यूरेटिव पिटीशन को डिसाइड करती है सुप्रीम कोर्ट. ये जो रूपा हुर्रा केस था, इस केस में क्या था, इस केस में एक मैट्रिमोनियल यू कैन से डिस्प्यूट था, जिसमें जो वुमेन थी उसने पहले तो डाइवोर्स के लिए म्यूचुअल कॉन्सेंट दे दी, लेकिन बाद में उसने म्यूचुअल कॉन्सेंट को विदड्रॉ कर लिया. तो क्या हुआ फिर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने रूपा हुर्रा केस को सुनते हुए ये ऑब्जर्व किया कि एक तरफ तो किसी क्लोज किए हुए केस को रीओपन करने की जो एप्रीहेंशंस होती हैं या कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज होती हैं, और दूसरी तरफ एक कंप्लीट जस्टिस की बात होती है, क्योंकि हमारी न्याय प्रणाली ने इस चीज को इंश्योर करना होता है कि यू कैन से जस्टिस में किसी किस्म की कोई मतलब एरर नहीं रहनी चाहिए जजमेंट में. सो दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सिटीजन्स को एक ऐसा फोरम मिलना चाहिए जहां पर वो लास्ट में आकर के अपनी अपील कर सकें, और उस अपील के जरिए अगर कोई पहले की जजमेंट में कोई एरर यू कैन से छूट गई है मान लो जजेस के द्वारा, तो उसको ठीक किया जा सके. राइट. सो ये इसके पीछे मेन यू कैन से रीजन है. राइट. सो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो क्यूरेटिव पिटीशन है ये कॉमन नहीं होगी, ये इसको रेयर केसेस में ही अलाउ किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा. राइट. एंड कंडीशंस फॉर एंटरटेनिंग ए क्यूरेटिव पिटीशन, कौन कौन सी कंडीशंस में क्यूरेटिव पिटीशन को एंटरटेन किया जाता है, अलाउ किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा. पहली है वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. जो पिटीशन करता है उसको ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स की वायोलेशन हुई है, जिस वजह से उसको कंप्लीट जस्टिस नहीं मिला. एक तो ये कारण है, कंडीशन है. दूसरी कंडीशन है द पिटिशनर वाज नॉट हर्ड बिफोर पासिंग एन ऑर्डर. के ऑर्डर को पास करने से पहले, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट क्यूरेटिव पिटीशन जा रही है, उस ऑर्डर को पास करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर को प्रॉपर सुना नहीं. तीसरी बात है इफ ए जज फेल्ड टू डिस्क्लोज फैक्ट्स दैट रेज द एप्रीहेंशन ऑफ बायस. अगर जज अपनी जजमेंट में किसी ऐसे फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं कर पाता जिसकी वजह से ये एप्रीहेंशन होती है, शक होता है कि इस जजमेंट में बायस मींस पक्षपात हुआ है, दैट इज देयर. इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है
कि जब कोई क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आएगी तो उसके साथ एक सीनियर एडवोकेट का सर्टिफिकेट ज़रूर होगा, राइट। वो सर्टिफिकेट इस चीज़ को सर्टिफाई करेगा कि देर आर सब्सटेंशियल ग्राउंड्स फॉर एंटरटेनिंग द क्यूरेटिव पिटीशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि हम अभी डिस्कस कर भी रहे हैं, और अब कुछ और पॉइंट्स है इसी से रिलेटेड जो हम डिस्कस करेंगे। सो इसमें यह कहा गया है कि जब क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आएगी तो पहले उसको 3 सीनियर मोस्ट जजेस के बेंच के सामने पुट अप किया जाएगा, और उन जजेस के सामने भी जिन जजेस ने पहले वाली जजमेंट यू कैन से सुनाई थी, राइट। सो उन जजेस के सामने भी अगर वो अवेलेबल हैं तो पुट अप किया जाएगा, राइट। सो उसके बाद अगर मेजॉरिटी ऑफ द जजेस इस बात को मानते हैं कि इसमें सब्सटेंशियल ग्राउंड्स हैं, दैट इज वाई इस पिटीशन को अलाउ किया जाए, तो वो पिटीशन अलाउ कर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, राइट। बट अगर किसी भी स्टेज पे जो बेंच जो क्यूरेटिव पिटीशन को सुन रहा है, अगर उस बेंच को ऐसा लगता है कि ये पिटीशन जो है इसमें कोई मेरिट नहीं है, तो देन कोर्ट उस पिटीशन को डिसमिस कर सकती है, और जो पिटीशन करता है उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पलरी कॉस्ट भी डाल सकती है, क्योंकि उसने कोर्ट का समय और कोर्ट के रिसोर्सेस को ज़ाया किया, राइट। सो लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के केस में अगर हम बात करें तो जो क्यूरेटिव पिटीशन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं लगते, क्योंकि ये केस ही ऐसा है नवजोत सिंह सिद्धू का। इसमें नवजोत सिंह सिद्धू को प्रॉपर यू कैन से अपीयर होने की जो है अपॉर्चुनिटीज भी मिली हैं, नवजोत सिंह सिद्धू की हीयरिंग भी हुई है, तो वो दैट इज वाई ऐसा कुछ नहीं लगता कि इसमें कुछ बायस हो, या इसमें नेचुरल जस्टिस जो है वो डिनाई हुआ हो, या किसी किस्म का कोई पक्षपात हुआ हो, या यू कैन से जस्टिस में कोई एरर जो है वो क्रीप इन कर गई हो। तो दैट इज वाई नवजोत सिंह सिद्धू के केस में ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो लेट अस सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, राइट। सो ये था कि नवजोत सिंह सिद्धू का जो केस और उनके सामने अब कौन कौन सी लीगल ऑप्शंस बचती हैं। तो थैंक यू वेरी मच।